हेलो दोस्तों, मैं अटल दीपक आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर सोशल स्टडीज के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर 2011 में हुआ था, तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट प्रॉब्लम डिड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स फेस अंडर द ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश शासन के तहत खेती करने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था? तो देखते हैं ऑप्शन इनकी। देयर मूवमेंट वाज रिस्ट्रिक्टेड, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लोटेशन या डिक्लाइन इन देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। उनका आंदोलन प्रतिबंधित था, उनका सॉरी इसकी गलत ट्रांसलेशन हो गई है। बेरोजगारी, शोषण, उनके कृषि उत्पादन में गिरावट। यहाँ पर मूवमेंट का मीनिंग है कि वह एक जगह से दूसरी जगह गति नहीं कर सकते थे। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी के सभी ऑप्शन गलत होंगे। तो आप ए ऑप्शन पर टिक कर लीजिए। ब्रिटिश रूल में उनका जो मूवमेंट था वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। ड्यूरिंग द मिडेवल पीरियड इन इंडिया, टेम्पल्स वर रिगार्डेड एज अ हब ऑफ। भारत में मध्ययुगीन काल के दौरान मंदिरों को एक केंद्र माना जाता था। एक्सटेंसिव किस लिए केंद्र माना जाता था मंदिरों को? चलिए देखते हैं। एक्सटेंसिव फॉरेन ट्रेड, सूफी मूवमेंट, आर्किटेक्चर या कल्चरल एक्टिविटीज। तो जो पहले के मंदिर हुआ करते थे उनका जो मध्यकालीन भारत में जो होता था मंदिरों का केंद्र माना जाता था, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए माना जाता था, जिसे हम इंग्लिश में कल्चरल एक्टिविटीज कहते हैं। एक्सटेंसिव फॉरेन ट्रेड का नहीं माना जाता था, सूफी मूवमेंट का भी नहीं माना जाता था, ना आर्किटेक्चर जिसे वास्तुकला कहते हैं का नहीं माना जाता था। किसका माना जाता था? सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। विच वॉज द मेन रीजन बिहाइंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल बाय सुल्तान महमूद ऑफ गजनी? जो मोहम्मद गजनवी था, उसने हमारे मंदिर थे जो सोमनाथ टेम्पल, उसको क्यों तोड़ा था? क्या रीजन था उसका? क्या उसके पीछे क्या कारण था? चलिए देखते हैं ऑप्शन। ही ट्राइड टू विन क्रेडिट एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम, he wanted to use the temple for some other purpose, he wanted to build a palace there, he did not like the architecture of the temples। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। उन्होंने इस्लाम के एक महान नायक के रूप में श्रेय जीतने की कोशिश की, वह किसी अन्य उद्देश्य से मंदिर का उपयोग करना चाहता था, वह वहां एक महल बनाना चाहते थे, उन्हें मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी। तो ये ऑप्शन जो होगी लास्ट, he did not like the architecture of the temple, ये गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि उनको हमारे मंदिरों की वास्तुकला पसंद नहीं थी। he wanted to build a palace there, क्या वो महल बनाना चाहता था? ऐसी बात भी नहीं थी, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। he wanted to use the temple for some other purpose, कि वह किसी अन्य उद्देश्य से मंदिर का उपयोग करना चाहता था। अगर ऐसा होता तो वो मंदिर को तोड़ते ही क्यों? तो इसकी ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है he tried to win credit as a hero of Islam। वो अपने इस्लाम धर्म में दिखाना चाहता था कि सिर्फ मैं हूँ, वो क्रेडिट लेना चाहता था, वो अपने धर्म में दिखाना चाहता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अपने धर्म के लिए काम कर रहा हूँ, दूसरों को धर्म को तबाह करके। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट इज नॉट करेक्ट? प्राचीन पांडुलिपियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ द पीरियड दे रिफ्लेक्ट, वो प्राथमिक स्रोत थे जो उस अवधि को दर्शाते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दे वर हैंड रिटन एंड देन प्रिंटेड, हाँ ये बात तो सही है, वो हैंड रिटन होते थे, हाथों से लिखे जाते थे और प्रिंट किए जाते थे। सम मैन्युस्क्रिप्ट वर एनग्रेव्ड ऑन स्टोन और मेटल, दे वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स। तो इनमें जो तीन बातें हैं वो तो हैं सही। ऑप्शन नंबर ए, वो प्राइमरी सोर्स हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, दे वर हैंड रिटन एंड देन प्रिंटेड। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स की थी
उसकी विशेषताएं क्या थी, ये क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट है। देवर यूजली रिटर्न ऑन पाम लीव्स, हाँ ये पाम लीव्स पर लिखे जाते थे। इन्होंने क्या पूछा है, नॉट, नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है, जो सही नहीं है। सम मैन्युस्क्रिप्ट वर एनग्रेव्ड ऑन स्टोन और मेटल्स, जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स थी इन्हें पांडुलिपियों के पत्थर या धातु पर उकेरा गया था, ये बात बिल्कुल गलत है। इनको तो पाम लीफ पर लिखा जाता था, तो फिर मेटल्स पे कैसे लिखे जा सकते हैं, या पत्थर पे नहीं लिखे जा सकते ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर। द टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशंस वर, इंडिगो की खेती के दो प्रमुख प्रणालियां थी, कौन कौन सी थी, चलिए देखते हैं। खरीफ और रबी, निज और टेरेस फार्मिंग, निज और केज, निज और रियाती। तो इसमें जो सही उत्तर होगा खरीफ और रबी तो नहीं थी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। निज एंड टेरेस फार्मिंग, सीढ़ी नुमा होती है ना खेती जो पर्वतों में की जाती है, जैसे हिमाचल प्रदेश में उन पर्वतों को काट कर की जाती है, तो ये तो नहीं है। निज अनकेज, ये भी नहीं है। निज और रैयती है, इसमें क्या होता था कि प्लांटर्स को फोर्स किया जाता था, या तो वो जमीन ले लेते थे, रेंट पर जमीन ले लेते थे, फिर उसमें हायर करते थे फार्मर्स को, और वहां पर उनका वो उस पर सीधा कंट्रोल रखते थे। जो निज थी उस पर वो सीधा कंट्रोल रखते थे, निज जो थी इस पर वो रेंटेड और सारा अधिकार उनका ही होता था, वो जमीनें खुद की खरीद लेते थे या रेंट पर ले लेते थे। पर जो रैयती थी, रियाती, आर वाई, इसमें क्या होता था, इसमें किसानों को फोर्स किया जाता था, धक्केशाही की जाती थी, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया जाता था, जिसमें उनको कहा जाता था कि आपने 25% आपने अपनी भूमि पर आपने नील की खेती, इंडिगो की खेती करनी है, जो कुछ मर्जी हो जाए आपने तो करनी है। और उनको उस टाइम पे किसानों को कम ब्याज दरों पर, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको पैसे दिए जाते थे, लोन्स दिए जाते थे, तो उनको एडवांस में लोन दे दिए जाते थे उन किसानों को। पर उनको जब वो किसान अपनी खेती कर लेते थे, तो वो उसके बाद उनको उनका जो प्राइस मिलता था बेचने के बाद नील की खेती को, उनको जो प्राइस मिलता था वो बहुत ही कम मिलता था, जिसके कारण जितना वो पैसा इस खेती में इन्वेस्ट करते थे पर उनको वापस उतना आता नहीं था, तो किसान एक लोन डेप्ट में फंस कर रह जाते थे, उनको फिर से लोन लेना पड़ता था। तो ये एक तरह से किसान उसमें फंस कर रह जाते थे, और इसमें किसानों को बहुत ही नुकसान होता था, किसान उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे। बाद में उनको किसानों को एहसास होता था कि हाँ हमने ये काम बहुत ही गलत किया है, और उनको फोर्स किया जाता था किसानों को कि जो सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है ना, जहां पर राइस की खेती की जाती थी, जो फर्टाइल जगह होती थी, जहां पर बहुत ज्यादा उपजाऊ शक्ति बहुत ज्यादा होती है, जहां पर चावल की खेती की जाती थी, किसानों को फोर्स किया जाता था कि तुम वहां नील की खेती वो करो। नील की खेती वहां करने के बाद वहां की उपजाऊ शक्ति पूरी खत्म हो जाती थी, तो इनडायरेक्ट वे में सारा नुकसान किसानों का ही हो रहा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा निज और रियाती, इसका जो होगा सही उत्तर होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। इन द मिडल ऑफ द 19th century, British historians divided history of India into three periods: Hindu India, Muslim India and British India. What is the basis of the division? ये जेम्स मिल ने डिवीजन की थी। जेम्स मिल स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे ये, इन्होंने एक किताब लिखी थी, इसमें इन्होंने भारत को 3 भागों में बांटा था। तो देखते हैं कि उनका रीजन क्या था, उन्होंने 3 भागों में बांटा था इतिहास को। ये देखते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था: हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का आधार क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इज ऑल्सो रिटन इन अ सिमिलर वे, क्योंकि ये हिस्ट्री इंग्लैंड की हिस्ट्री थी वो सेम वे में लिखी गई थी, इसलिए इन्होंने ये भी हिस्ट्री इसी तरह लिख दी। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ब्रिटिश फेल्ट दैट दे वर मोर नॉलेजेबल एट द पॉइंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री, सो यूज दिस डिवीजन। उनको लगता था कि वो बहुत ज्यादा समझदार हैं, उनको बहुत ज्ञान है, वो बहुत अधिक जानकार हैं, तो उन्होंने ऐसा कर दिया, इसलिए उन्होंने ऐसी डिवीजन कर दी। इट वॉज कन्वीनियंट एंड इजी टू रिमेंबर, ये सुविधाजनक था और याद रखने में आसान था। इट वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन ऑफ द रूलर वॉज एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। चलिए देखते हैं, जो पहली ऑप्शन हो जाएगी वो तो हो जाएगी गलत। दूसरी ऑप्शन
कि अंग्रेजों ने महसूस किया कि वे इतिहास में उस समय को अधिक इतिहास में के उस समय में बहुत अधिक जानकार थे। ऐसा भी नहीं है। इट वॉज कन्वीनियंट एंड इजी टू रिमेम्बर, ये भी गलत है। यह सुविधाजनक और याद रखने में आसान था। जो उसका सही उत्तर होगा वो होगा इट वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन ऑफ द रूलर्स वॉज द इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। जैसा कि आप देख रहे हैं हिंदू इंडिया लिखा हुआ है, मुस्लिम इंडिया, ये मेन धर्म को दर्शा रहा है। धर्म को दर्शा रहा है तो इसकी उस हिसाब से इसकी जो ऑप्शन सही बनेगी जो बनेगी यह इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। इसका ये सही उत्तर है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। Which of the following pedagogical approaches exhibited by 4 different teachers for teaching industrialization is more appropriate? चलिए एक बार हम हिंदी में भी क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिकरण के लिए 4 अलग अलग शिक्षकों द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शैक्षणिक दृष्टिकोणों में से कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए, द टीचर इज अ बिलीवर इन द timeless glory of the textbook and teaches by explaining every word and asking comprehensive questions to students। कि टीचर ये विश्वास रखता है कि बच्चे को सब कुछ डिटेल में पढ़ाना चाहिए, हर वर्ड, इसमें हर वर्ड को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है बच्चों को। अगर उन्होंने, पहली बात तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि इन्होंने कहा है कि टीचर कौन सी अप्रोच को फॉलो करेगा जब उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का टॉपिक पढ़ाना है, तो वो फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन, द टीचर इज अवेयर ऑफ मल्टीपल अप्रोचेस टू पेडागोजी एंड प्लान अ trip to an industry in the nearby area of demonstrate the concept, discuss and debate in a group the issue and then in a plenary sum up the conclusion। कि पहले टीचर उनको ले जाएगा किसी फैक्ट्री के पास और फिर वहां पर वो डिस्कस करेंगे, वो सारा कुछ नोटिस करेंगे और बाद में कंक्लूजन निकालेंगे। ऑप्शन नंबर सी, द टीचर बिलीव दैट she must cover the entire process industrialization in detail and bring the copious material to the class। ये वर्ड पहले ही नेगेटिव लग रहा है, copious material to the class, ये ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट कर देंगे हम। The teacher asked the class to read an entire lesson silently and ask questions if they have not understood। ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। इन्होंने एक्टिविटी क्या की, सिर्फ रीड किया और जवाब दे दिया, नहीं, ये क्वेश्चन हो जाए, ये ऑप्शन हो जाएगी गलत और जो उसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर वो एक्टिविटी कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो ये ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार हिंदी में भी आपको सही उत्तर पढ़ के सुना देता हूँ। अध्यापक शिक्षा शास्त्र के कई दृष्टिकोणों से अवगत है और उद्योगों के लिए एक यात्रा का योजना बनाता है, पास के क्षेत्र में मुद्दों और फिर एक पूर्ण में समूहों में चर्चा और बहस को प्रदर्शित करने के लिए निष्कर्ष निकालते हैं। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 एंड 39। जो हमारा 2011 का पेपर हुआ था उसमें पैराग्राफ दिए हुए थे, जिसमें हमने एक पैराग्राफ पढ़ना है। पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम जो 2 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 38 एंड 39, फिर इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, पैसेज पढ़ लेते हैं पहले। By the end of the 19th century, women themselves were actively working on reform. They wrote books, edited magazines, founded schools and training centers, and set up women associations from the early 20th century. They formed political pressure groups to push toward laws for the female suffrage, right to vote, ये दिया गया बात कही गई थी उस टाइम में, and better health care and education for women. Women from all communities join various kind of nationalist and socialist movement from the 1920s. In the 20th century, leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose lent their support to demands for greater equality and freedom for women. Nationalist leaders promised that there would be full suffrage for all men and women after independence. However, till then they asked women to concentrate on anti-British struggles। ये देखते हैं अब। 19वीं सदी के अंत तक महिलाओं खुद सुधार के लिए एक सक्रिय रूप से काम कर रही थी। उन्होंने किताबें, संपादित पत्रिकाएं, स्कूलों और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की और महिलाओं के संघों की स्थापना की। 20वीं शताब्दी में उन्होंने महिला मताधिकार
और महिलाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए कानूनों के माध्यम से राजनीतिक दबाव समूहों का गठन किया। 1920 में सभी समुदायों की महिलाओं विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में शामिल हुई। 20वीं सदी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने मांगों के लिए अपना समर्थन दिया। महिलाओं के लिए समानता और स्वतंत्रता। राष्ट्रवादी नेताओं ने वादा किया कि आजादी के बाद हम सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए पूर्ण मताधिकार होगा। हालांकि तब तक उन्होंने महिलाओं को ब्रिटिश विरोधी संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। ये जो है हमारे अतीत पार्ट 3 में से लिया गया है, हमारे अतीत की किताब में से, इतिहास की किताब में से लिया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो हमने पहले पीछे पैराग्राफ पढ़ा उससे संबंधित ही क्वेश्चन होंगे। चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द इंटरफेरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट with respect to the strategy used by leaders from India national movement. Indian women through their speeches could draw many more people in the movement. Nationalist leaders enlisted the support of women to their cause by promising them to right to vote after independence. Participation of women would make the struggle more independence much more attractive. Women and men were encouraged to follow the policy of give and take. तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि नेशनलिस्ट लीडर ने उन महिलाओं को, राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वतंत्रता के बाद मतदान के अधिकार का वादा करके महिलाओं का समर्थन लिया उन्होंने। देखिए यहाँ पर लिखा है, ये देखिए, इन द 20th century leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose lent their support to demand for greater equality and freedom for women. और यहाँ पर लिखा है, नेशनलिस्ट लीडर्स प्रॉमिस दैट दे वुड बी गिवन फुल सफराज। सफराज पढ़ा था ना हमने, देखिए फुल सफराज यहाँ पर लिखा है, राइट टू वोट, उनको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुमेन्स राइट इज अनट्रू बेस्ड ऑन द पैसेज। इसमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इस पैसेज के आधार पर गलत है। वुमेन गॉट द सपोर्ट ऑफ नेशनलिस्ट लीडर, हाँ ये बात तो सही है, जवाहरलाल नेहरू जैसे उनको लीडर्स की उनको सपोर्ट मिली महिलाओं को, ये बात भी सही है। वुमेन्स राइटिंग वर नॉट अप्रिशिएटेड, ऐसा कुछ नहीं लिखा उस पैसेज में, उनमें ऐसा लिखा था कि महिलाओं ने भी किताबें लिखी हैं, मैगजीन्स लिखी हैं, तो ये बात तो गलत लग रही है अभी। चलो फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शंस भी देख लेते हैं। वुमेन्स आर नाउ बिकमिंग वोकल इन देयर डिमांड्स फॉर राइट्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल राइट्स, हाँ ये बिल्कुल सही है। मैनी वुमेन्स फ्रॉम ऑल द कम्युनिटीज केम फॉरवर्ड टू जॉइन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, भी बहुत सारी जो महिलाएं थी वो स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होने के लिए आगे आ रही थी। तो ये ऑप्शन भी सही है कि हाँ इन्होंने पैसेज में जो बातें लिखी हैं ये सारी बातें सही है। जिसका जो सही गलत जवाब होगा, मतलब इस ऑप्शन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से जो उसका सही उत्तर है वो है वुमेन्स राइट्स वर नॉट अप्रिशिएटेड, कि महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं जा रहा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर एक और पैसेज है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं हम एक बार। ये पैसेज पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 40 to 42। लेटर फॉर यू, civics is boring. You may have heard this from your students. You may have felt that they had a point. Syllabi of civics in our country tend to focus on formal political institution of government. The textbooks are full of constitutional, legal and procedural detail present in dry and abstract manner. No wonder children experience a disconnect between the theory they read in the textbook and what they see in real life around them. This is perhaps what makes civics boring for young adults in a country otherwise full of passion for politics. इन्होंने बात कही है कि civics जो है नागरिक शास्त्र बहुत ही बोरिंग विषय है। क्यों? इन्होंने कहा कि आपने कुछ बच्चों को बोलते सुना होगा, कुछ विद्यार्थियों को बोलते सुना होगा कि हमें पॉलिटिक्स समझ नहीं आती। हम आमतौर पर क्लासों में देखते हैं छोटे बच्चों को पॉलिटिक्स समझ नहीं आती। क्यों नहीं समझ आती? क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही
फॉर्मल जो बातें होती हैं वो उसमें लिखी हुई होती हैं। तो जब बच्चा उस फॉर्मल बातों को रियल लाइफ में अपनी असल जिंदगी में जब वो इम्प्लाई करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, तो उसे समझ नहीं आती, क्योंकि वो अब्स्ट्रैक्ट मैनर में होती हैं। ठीक है, वो अच्छी तरह से नहीं बताई गई होती बच्चों को। तो जब भी वो डिस्कनेक्ट क्या हो गया, मीनिंग कि वो बातें किताबें में लिखी हुई हैं वो उन बातों को अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। तो इसके कारण उसको बहुत ही समस्या आती है, और इसके कारण उसको ये जो सिविक्स सब्जेक्ट है ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगने लग जाता है। सिविक सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगने लग जाता है। अदरवाइज ये पॉलिटिक्स सब्जेक्ट, पॉलिटी सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा, सिविक्स है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसके आधार पर हमने अब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। द ड्राई एंड abstract presentation of a content in civics textbook can be brought alive by the teacher। इसके ऑप्शन देखते हैं। थ्रू वेरी क्लियर एंड थ्रू थॉरो एक्सप्लेनेशन ऑफ ड्राई कंसेप्ट, कि उनको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाकर ये किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट टेस्ट एंड एनफोर्स द डिफिकल्ट कंसेप्ट, की कठिन अवधारणाओं को सुदृढ़ करने के लिए लघु परीक्षाओं की सहायता लेनी चाहिए, ये छोटे छोटे टेस्ट लेने चाहिए। थ्रू रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड एपिसोड फॉलोड बाय डिबेट्स एंड डिस्कशन। हाँ, ये ऑप्शन थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। एक बार फिर भी हम लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इफ द एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट्स आर क्विकली ग्लॉस्ड ओवर, ये ऑप्शन गलत होगी। जो इसका ऑप्शन बी है और ए ये दोनों गलत, और जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? थ्रू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड एपिसोड्स फॉलोड बाय डिबेट्स एंड डिस्कशंस। यहाँ पर रियल लाइफ एग्जाम्पल वास्तविक जीवन की उदाहरणें दी जाएंगी, है ना, वास्तविक जीवन की उदाहरणें दी जाएंगी, जिसके बाद बहस और चर्चाएं की जाएंगी। उसमें बच्चा रुचि बहुत लेगा और उसको सब कुछ समझ में भी आएगा। तो उसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग exemplifies the best pedagogical practice for the classroom in transacting the civics syllabus। इन्होंने क्या कहा है कि the teacher follow her lesson plan meticulously and uses many reinforced books for the making notes। इन्होंने पहली बुक्स की बात कर दी कि हमने नोट्स बनाने हैं बुक से, ये बात वैसे ही गलत होगी, ये क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा। The teacher involve her student in youth parliament and encourage them to critically analyze the content in the textbook by comparing it with what they see in reality। हाँ, ये ऑप्शन थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। चलिए फिर भी हम आगे क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। The teacher teaches the civics textbook cover to explaining everything in detail and prepare student well। ये ऑप्शन भी इतनी खास लग नहीं रही। The teacher make the subject interesting by relating anecdotes and short stories but believe firmly in the textbook and lecture method। textbook and lecture method की बात कर रहे हैं, ये वैसे ही गलत हो जाएगा। तो जिसमें सबसे पॉजिटिव जो आंसर होगा वो होगा the teacher involves the student in youth parliament and encourage them critically analyze the content in the textbook by comparing it with what they see in reality। उन्होंने एक डिबेट या डिस्कशन कर लेंगे जिसमें वो पार्लियामेंट वाला प्ले कर लेंगे, उसमें वो खुद जब वो डिबेट करेंगे तो इससे उनको क्या होगा, उनकी जो स्टिमुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी, उनको सब कुछ समझ में आएगा, प्रैक्टिकली वो सीख पाएंगे बातों को, जिससे वो जो उसका सिलेबस है वो भी अच्छा लगेगा, उनको अच्छे से समझ आएगा। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें वो प्रैक्टिकली करके देख रहा है। वैसे तो इसमें और भी ऑप्शन सही हो सकती हैं, बट हमने बेस्ट देखना है कि सबसे जो बेस्ट आंसर है इसमें कौन सा है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं, ये वही क्वेश्चन है। एक बार हम इसका हिंदी अनुवाद का जो सही ऑप्शन थी वो भी देख लेते हैं। शिक्षक अपने छात्रों को युवा संसद में शामिल करता है और उन्हें पाठ्य पुस्तकों की सामग्री का वास्तविक रूप से देखने के साथ तुलना करके उनका आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करता है, कि बच्चा खुद ही उनको अपनी वास्तविक जीवन से तुलना करके देखेगा, तभी वो अच्छे से समझ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। What is the context in which the word disconnect is used in the passage? वो प्रसंग क्या है जिसमें डिस्कनेक्ट का प्रयोग का शब्द का प्रयोग मार्ग में किया गया है। ये मैंने आपको बताया भी था जब हमने पैसेज पढ़ा था डिस्कनेक्ट क्या होता है। चलिए देखते हैं। It is related to how civics textbooks are written and transacted।
किताबें कैसे लिखी जाती हैं, सिविक्स की जो किताबें होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, इट इज रिलेटेड टू एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड स्कूलिंग इन जनरल एंड सिविक्स इन अ पार्टिकुलर। ये भी नहीं है। ये हमारा समान रूप से स्कूली शिक्षा के विशेष रूप से नागरिक शास्त्र के प्रति छात्रों का दृष्टिकोण से संबंधित है। नहीं। सिविक्स टीचिंग इज डल इन स्कूल्स, नहीं ऐसा नहीं है। चिल्ड्रन फाइंड, हमने इसका अर्थ बताना है डिस्कनेक्ट का उस पैसेज के आधार पर। चाइल्ड फाइंड देमसेल्फ अनेबल टू रिलेट व्हाट हैपेंस इन द रियल वर्ल्ड विद व्हाट दे रीड इन टेक्स्ट बुक। हाँ, ये बिल्कुल सही उत्तर है कि बच्चे खुद की इस बात को असमर्थ पाते हैं कि पाठ्य पुस्तक में जो पढ़ते हैं उसके साथ वास्तविक दुनिया में क्या होता है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिए। तो जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43, फॉर क्रिएटिंग एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन पार्टिकुलर प्रैक्टिस इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा था भारत में एक प्रभावी प्रशासन प्रथा बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसने अपनाया था। इनमें से कौन सी वो बात थी जिसको एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिस को सुधार करने के लिए, जो प्रशासनिक को अपना प्रभावित या सही तरह करने के लिए ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने इसमें से कौन सी बात को अपनाया था। चलिए देखते हैं। प्रैक्टिस ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, ये तो पहले से ही था, है ना। ये कोई अंग्रेजों ने पहले तो नहीं किया, ये तो पहले से ही था। प्रैक्टिस इन एक्सप्लोरेटिंग नेटिव पॉपुलेशन, मूल जनसंख्याओं का दोहन का अभ्यास। भी एक्सप्लोरेटिंग का मतलब शोषण तो उनका शुरू से ही होता था, हाँ, उनका दूसरों का, लोगों का शोषण तो पहले से ही होता आ रहा था। मिलिट्री एक्सपेडिशन सैन्य अभियान, नहीं, ये भी गलत है। तो जो कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर डी, प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग, सर्वेक्षण का अभ्यास। मैं आपको समझाता हूँ ये क्यों किया था उन्होंने। जब उन्होंने ये सर्वेइंग का मेथड, इसको जब अपने सुविधा अनुसार इन्होंने सर्वे करना शुरू कर दिया, जहां पर उन्होंने देखा कि इस जगह की उपजाऊ शक्ति कितनी है, वहां से कितना रेंट कलेक्ट किया गया है, कितने रेवेन्यू आ रहा है, बाकी सब कुछ, वहां की टोपोग्राफी कैसी है, वहां पर फ्लोरा फोना, वन्य जीव, कितना जमीन का, सारा उन्होंने लेखा जोखा सारा कुछ वो लिख के ले जाते थे। सर्वेइंग मेथड अंग्रेजों ने तो शुरू किया था हमारे भारत में आके। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग। ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। अब आपको बताना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम विच एरो शोज द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इसमें साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपको बतानी है। चलिए देखते हैं, चलो मैं आपको समझाता हूँ। ये कौन सी डायरेक्शन है जो सी है, ये तो है ईस्ट, जी वेस्ट, ए नॉर्थ एंड ई साउथ। इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछी है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ कहाँ पर है, ये है। ईस्ट कहाँ है, ये है। तो इसकी सही डायरेक्शन कौन सी हुई, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी हुई, डी वाली। इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, डी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाटर कंजर्वेशन इज करेक्ट। जल संरक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कंट्रोलिंग सरफेस रन ऑफ इज वन ऑफ द वे टू कंजर्व वाटर। हाँ, ये बात सही है। सतह पर अपवाह को निरंतर करना पानी का संरक्षण का एक तरीकों में से एक है। हाँ, ये सही है। स्प्रिंकल इफेक्टिवली कंट्रोल इवेपोरेशन। हाँ, ये भी सही है। छिड़काव प्रभावी ढंग से वाष्पीकरण को नियंत्रित करता है। वाटर इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना। तो ये गलत हो गया। पानी एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। पानी कौन सा खत्म हो रहा है ना, पानी तो रहता तो यहीं पर है। तो ये गैर नवीकरणीय संसाधन है। रिन्यूएबल रिसोर्स खत्म हो जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं खत्म होते हैं। तो ये कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भूमिगत जल स्तर को वन्य या वनस्पति कवर के साथ बेहतर बनाया जा सकता है। ये भी गलत। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वाटर इज एन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Question number 46. A map uses a scale in which 1 centimeter on the map cover 20 meter on the ground. If two places are 5 centimeter apart on the map, the actual distance between them is. इन्होंने कहा है कि एक मैप है, उस पर स्केल यूज किया गया है कौन सा, 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप
जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है? वो है 20 मीटर के बराबर है। किसके? 20 मीटर के बराबर है। तो उन्होंने पूछ लिया 5 सेंटीमीटर किसके बराबर है। तो ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 5 को हम क्या करेंगे? 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या उत्तर आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसका जो सही उत्तर आएगा 100 मीटर। इसका लिखा भी हुआ है 100 मीटर इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द टर्म मार्केट। हमने मार्केट टर्म को समझाना है। द पोटेंशियल ट्रेड इन पार्टिकुलर टाइप ऑफ गुड बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडस्ट्रीज। ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। एक किसी उद्योग द्वारा उत्पादित विशेष प्रकार के गुड को संभावित व्यापार नहीं। माल विच सेल प्रोडक्ट्स, क्या सिर्फ एक मॉल है जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो मार्केट है? नहीं। अ लोकल एरिया विच हैज कंडक्टिव कंडीशन फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री। ये इसने तो इंडस्ट्रीज की बात की है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगी। जो उसका सही उत्तर होगा वो होगा अ शॉप टू सेल द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंडस्ट्रीज। उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुओं को बेचने वाली दुकानें वो क्या होती हैं? मार्केट्स होती हैं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी होती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज वो होती हैं जिसमें कच्चा माल तैयार किया जाता है। कच्चा माल जैसे कि खेती बाड़ी होगी, खेती बाड़ी एग्रीकल्चर। फिर फिशिंग है, वो भी मछली पालन, मत्स्य पालन कहा जाता है इसे। ये भी फर्स्ट है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। माइनिंग भी, खदानों में जो खनन किया जाता है, क्योंकि खनन करने के बाद ही हम उसे बेचने तो नहीं लग जाते। बाद में उसको खनन करने के बाद हम उसको पहले उसका वो किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उसमें कितनी धातुएं मिलाई जाती हैं, फिर जाकर वो बनती है कोई मेटल। कृषि भी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है। जो उसका सही उत्तर होगा वो होगा ट्रेडिंग। टेरिशरी सेक्टर में आ जाती है ट्रेडिंग। जैसे कि चलो मैं आपको समझा देता हूँ कि प्राइमरी एक्टिविटीज जैसे कि खेती बाड़ी होगी, माइनिंग, एग्रीकल्चर, जिसमें कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है, जो होगी प्राइमरी एक्टिविटी। फिर एक होती है सेकेंडरी एक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी सीटेट में काफी बार क्वेश्चन आता है इससे, तो मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंडरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जहां पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उत्पादन किया जाता है। जैसे कि हमने अगर बिस्कुट बनाने हैं तो पहले वो वीट होती है ना, हमने खेती बाड़ी से वीट पैदा की, कणक गेहूं पैदा किया, फिर हमने उसको बेच दिया फैक्ट्रीज में, और जब वो फैक्ट्रीज में गया तो उससे बने बिस्कुट। अब बिस्कुट का तो उत्पादन हो गया ना, तो वो क्या बन गई? वो अब हो गई मैन्युफैक्चर्ड गुड। सेकेंडरी एक्टिविटीज में वो आ गया कि वहां पर उसका उत्पादन किया गया, उसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया वीट का, और बाद में उसको बना दिया गया बिस्किट्स। तो वो हो गया सेकेंडरी एक्टिविटीज। जैसे कि अभी गाड़ियां बनती हैं, जो लोहा हमारी जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियां होती हैं, एरोप्लेन हो गया, कुछ भी हमारी मशीनें, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, ये सभी क्या है? ये सभी सेकेंडरी एक्टिविटीज में बनते हैं, है ना। जब माइनिंग है, अब ये जो लोहा सारा आया, स्टील आया, ये आयरन आया, ये कहाँ से आया? माइनिंग से तो आया। तो माइनिंग क्या है? माइनिंग है प्राइमरी एक्टिविटी है। सेकेंडरी में आ गया जो हम उत्पादन किया हमने मैन्युफैक्चरिंग से। और थर्ड आ गया टेरिशरी। टेरिशरी में कौन सा हो गया? तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में जहां पर आ गया ट्रांसपोर्ट, और एक और बताता हूं मैं आपको, एक आ गया बैंकिंग, फाइनेंस। ये सारा क्या है? ये सारा किसका पार्ट है? ये सारा पार्ट है टेरिशरी। सर्विसेज, ये सब क्या है? ये सब टेरिशरी तृतीयक क्षेत्र का भाग है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। इन्होंने कहा है कि जब 10 बजे होंगे लंदन, जून की बात है, लंदन में सुबह के 10 बजे हैं, फिर इंडिया में कितना टाइम होगा? जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो इंडियन टाइम है वो ये है कि अगर लंदन में 12 बजे होंगे, तो हम अपने वाले समय में प्लस कर देंगे 5.5 घंटे। ठीक है, जो मेरिडियन लाइन गुजरती है वो यहीं से गुजरती है ना, लंदन से।
मेरिडियन, ग्रीनविच लाइन, और उसके हिसाब से जो हमारे देश में जो वो रेखा गुजरती है टाइमलाइन वाली, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मेरिडियन टाइम है 5:30, तो हमारा 10 AM में हम 5.5 घंटे प्लस कर देंगे, तो कितने हो गए 11, 12, 11, 12, 1, 2, 3 अराउंड 3:30 PM, तो हमारा कितना बन गया 3:30 बज जाएंगे। ठीक है, तो जो उसका सही उत्तर हो जाएगा दोपहर के 3:30 बज जाएंगे। आपने ये भी ध्यान रखना है, अगर आपके पेपर में वहां पर दोपहर के नहीं सवेरे के लिखा होगा, जैसे यहाँ पर PM लिखा हुआ है, अगर वहां पर 3:0 AM लिखा होगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने वहां पर PM ही लगा के आना है, क्योंकि आपने ये समय का ध्यान रखना है 11-12, जब ये 12 बजे 11-10 बजे है ना, अभी 11-12 बजेंगे तो वहां पर PM हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर भी PM होगा ना 3:30 का, तो आपने समय का भी ध्यान रखना है, यहाँ पर AM वाला नहीं लगाना, आपने PM वाला लगाना है। अभी तो चलो ऑप्शंस में PM ही लिखा हुआ है, पोस्ट मेरिडियन जिसको हम कहते हैं, अगर वहां पर AM लिखा होगा तो आपने AM नहीं लगाना है। चलिए हम चलते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये PHC। व्हाट डज PHC स्टैंड फॉर? इसका मैंने हिंदी में अनुवाद नहीं किया है क्योंकि ये एज इट इज ही रह जाता। उसका जो सही उत्तर है पब्लिक हेल्थ सेंटर। पब्लिक हेल्थ सेंटर क्या है? PHC, इट स्टैंड फॉर पब्लिक हेल्थ सेंटर। ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और आपको अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया। थैंक यू।